अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अमेरिका में राष्ट्रपति पद डोनाल्ड ट्रंप की वापसी हुई है। 20 जनवरी को शपथ ग्रहण करेंगे। 2017 से 21 के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति रहे रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप एक बार पुनः राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार जनवरी 2025 को संभालेंगे। इस प्रकार 132 वर्षों के अंतराल के पश्चात वो ऐसे राष्ट्रपति होंगे जिन्होंने चुनाव में पराजय के 4 वर्ष पश्चात इस पद पर वापसी की है। राष्ट्रपति पद पर डोनाल्ड ट्रंप के निर्वाचन की औपचारिक घोषणा 6 जनवरी 2025 को निर्वाचक मंडल इलेक्टोरल कॉलेज के मतों की गणना के बाद ही होगी, किंतु निर्वाचक मंडल से स्पष्ट बहुमत प्राप्त करके डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के अगले राष्ट्रपति बनने का जो है वो सुनिश्चित कर लिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचक मंडल के चयन के लिए मतदान 5 नवंबर 2024 को संपन्न हुआ, जिसमें इलेक्टोरल कॉलेज के 538 सदस्य 50 राज्यों से चुने गए, जिनमें 31 राज्यों से 312 मत ट्रंप समर्थक रहे, जबकि 19 राज्यों से 226 समर्थक प्रतिद्वंदी डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस के पक्ष के रहे। 2 अन्य उम्मीदवार ग्रीन पार्टी के जिल एस्टिन व निर्दलीय रॉबर्ट कैनेडी भी इस चुनाव में उम्मीदवार थे, किंतु इन्हें एक भी इलेक्टोरल वोट नहीं मिला। इलेक्टोरल कॉलेज के लिए होने वाले मतदान में 7 स्विंग राज्यों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। स्विंग राज्य उन राज्यों का आता है जो किसी पार्टी का गढ़ नहीं है। इनमें जीतने वाले प्रत्याशी का चुनाव में पलड़ा भारी रहता है। इनमें एरिजोना 11 वोट, मिशिगन 15 वोट, पेंसिल्वेनिया 19 वोट, जॉर्जिया 16 वोट, नॉर्थ कैरोलिना 16 वोट, विस्कॉन्सिन 10 वोट तथा नेवादा 6 वोट शामिल है। किसी पार्टी का गढ़ नहीं होने के कारण इन राज्यों में मिलने वाले मतों की किसी भी प्रत्याशी की हार जीत में निर्णायक भूमिका होती है। ताज़ा 2024 के चुनाव में इनमें से ही 6 राज्यों एरिजोना, जॉर्जिया, मिशिगन, नेवादा और पेंसिल्वेनिया व विस्कॉन्सिन में स्विंग के चलते डोनाल्ड ट्रंप को विजय प्राप्त हुई है। पिछले 2020 के चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडेन ने 7 स्विंग स्टेट्स में से 6 में ट्रंप को हराया था, जबकि ताज़ा 2024 के चुनाव में ट्रंप ने 7 स्विंग स्टेट्स में कमला हैरिस को पराजित किया है। निर्वाचक मंडल के लिए चुने गए 538 निर्वाचक दिसंबर माह में मतदान द्वारा राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति का चुनाव करेंगे। 538 सदस्यीय इलेक्टोरल कॉलेज के 270 मत इस निर्वाचन के लिए आवश्यक है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक मतों की संख्या 312 है। मतों की गणना 6 जनवरी 2025 को होगी तथा उसी दिन डोनाल्ड ट्रंप की विजय की औपचारिक घोषणा की जाएगी। निर्वाचित घोषित राष्ट्रपति ट्रंप 4 वर्ष के कार्यकाल के लिए 20 जनवरी 2025 को शपथ ग्रहण करेंगे। उनके साथ ही उपराष्ट्रपति पद हेतु उम्मीदवार ओहियो के सीनेटर जेडी वेंस उपराष्ट्रपति पद के शपथ लेंगे। निवर्तमान डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति जो बाइडेन का 4 वर्षीय कार्यकाल 20 जनवरी 2025 को समापन होगा। डेमोक्रेटिक पार्टी ने जो बाइडेन को ही दूसरा कार्यकाल के लिए अपना अधिकृत उम्मीदवार पहले बनाया था, किंतु बाद में पार्टी के अंदरूनी दबाव में उन्होंने चुनाव न लड़ने का निर्णय किया, जिसके बाद डेमोक्रेटिक पार्टी ने तात्कालिक उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को अपना अधिकृत उम्मीदवार घोषित किया। निर्वाचित घोषित उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का भी भारत से घर नाता है। उनकी पत्नी उषा भारतीय मूल की है। उनका पैतृक घर आंध्र प्रदेश में है। ताज़ा चुनाव में विजेता रहे 78 वर्षीय डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के इतिहास में सबसे अधिक उम्र के निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति बने हैं। वह इससे पूर्व 2017 से 21 के दौरान राष्ट्रपति रह चुके हैं तथा पिछले 2020 के चुनाव में जो बाइडेन के विरुद्ध पराजय का सामना उन्हें करना पड़ा था। उससे पूर्व 2016 में डेमोक्रेटिक पार्टी की हिलेरी क्लिंटन को हराकर वह राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे तथा इस बार 2024 में भी एक महिला प्रत्याशी को चुनाव में उन्होंने हराया है। रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति होंगे। 1892 में ग्रोवर क्लीवलैंड के पश्चात वह पहले ऐसे राष्ट्रपति है जो 4 वर्ष के अंतराल के पश्चात 2 बार निर्वाचित हुए हैं। इस प्रकार ट्रंप 132 वर्ष के अंतराल के पश्चात ऐसे राष्ट्रपति होंगे जिन्होंने चुनाव हारने के बाद पद पर वापसी की है। राष्ट्रपति पद के चुनाव के साथ ही अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों सीनेट व प्रतिनिधि सभा के लिए चुनाव हुए थे। इन चुनावों के पश्चात दोनों सदनों में भी रिपब्लिकन पार्टी का बहुमत हो गया है। राष्ट्रपति पद के ताज़ा चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की विजय से विश्व भर के प्रमुख नेताओं ने उन्हें बधाई दी है। उनके मित्र कहे जाने वाले भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई देते हुए कहा कि उनकी शानदार जीत उनके नेतृत्व एवं दूरदर्शिता के प्रति अमेरिकी जनता के गहरे विश्वास को दर्शाती है। डोनाल्ड ट्रंप के कार्यभार संभालने के पश्चात वैश्विक राजनीतिक आर्थिक परिदृश्य में अनेक परिवर्तन संभावित है। ठीक है, और हम लोग ये एक लिस्ट दी गई है, अमेरिका के राष्ट्रपतियों की सूची दी गई है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जॉर्ज वॉशिंगटन है, 1789 से लेकर 1797 तक रहे थे। ठीक है, 2 कार्यकाल के लिए। तो इसे हम लोग देख लिए और तो ये है डोनाल्ड ट्रंप, जो बाइडेन। हाँ, मैं बाद में बात करी थी, हेलो बाद में बात करी थी, तंगा देखे सामान एक वाला लई है। हाँ ठीक, एगो सामान आया लई है। ठीक है, हाँ तो ये है
आपका अमेरिका का, और विभिन्न राज्यों में चुनाव परिणाम जो हुए 2020 के चुनाव परिणाम उसकी तुलना की जा रही है। तो इसमें देखिए तालिका से स्पष्ट है कि केवल 6 राज्य एरिजोना, जॉर्जिया, मिशिगन, नेवादा, पेंसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन में ही मतदाताओं के रुख माने पलटे रुख से डोनाल्ड ट्रंप को विजय 2024 में दिलाई है। ठीक है, तो ये 7 स्विंग स्टेट्स हैं। यहाँ 6 राज्यों के बारे में दिया गया, एरिजोना, जॉर्जिया, मिशिगन, नेवादा, पेंसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन। देखें इसमें एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि कैलिफोर्निया जो है, कैलिफोर्निया तो इसमें जो है कमला हैरिस को बहुमत मिला है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ चुनावी मत सबसे ज़्यादा है कैलिफोर्निया में। ठीक है, पहले स्थान पर है ये। और दूसरे स्थान पर देखें तो आपको टेक्सास है, ये टेक्सास, कैलिफोर्निया के बाद टेक्सास। हाँ, तो ये कुछ बातें हैं और उतना डिटेल्स में जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ ये आपको जानना पड़ेगा कुल 538 टोटल जो है 538, जिसमें ट्रंप को मिला है 232 और कमला हैरिस को मिला 226। ठीक है, तो ये है। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की नाइजीरिया, ब्राज़ील व गुआना की यात्रा। अपने देश के उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नाइजीरिया, ब्राज़ील व गुआना की यात्रा 16 से 21 नवंबर 2024 को की है। नाइजीरिया में 2 दिन 16 से 17 नवंबर के प्रवास के पश्चात ब्राज़ील में रियो डी जेनेरियो में G20 शिखर सम्मेलन में 18 से 19 नवंबर को भाग लेने का कार्यक्रम उनकी इस यात्रा कार्यक्रम में शामिल था। इसके पश्चात कैरिबियाई देश गुआना में 19 से 21 नवंबर के उनके कार्यक्रम थे। कैरिबियाई देशों के साथ भारत की दूसरी शिखर बैठक कैरिकॉम इंडिया समिट में भागीदारी तथा गुआना की संसद में संबोधित करने का कार्यक्रम उनकी यात्रा में शामिल थे। 3 देशों की इस यात्रा के पहले चरण में 16 नवंबर की देर रात श्री मोदी नाइजीरिया की राजधानी अबुजा, ठीक है, नाइजीरिया की राजधानी अबुजा पहुंचे। 17 वर्ष के अंतराल के पश्चात किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पश्चिमी अफ्रीकी देश नाइजीरिया की यह पहली यात्रा थी। उनसे पूर्व अक्टूबर 2007 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने नाइजीरिया की यात्रा की थी, जब दोनों देशों की रणनीतिक भागीदारी का दर्जा एक दूसरे को प्रदान किया गया था। नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू के निमंत्रण पर नाइजीरिया पहुंचे प्रधानमंत्री श्री मोदी का भव्य स्वागत राजधानी अबुजा में किया गया। राष्ट्रपति भवन में 21 तोपों की सलामी उन्हें दी गई। अबुजा में एक भव्य समारोह में अपने देश का दूसरा बड़ा नागरिक सम्मान दिया गया उनको, ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर उनको दिया गया। मेजबान राष्ट्रपति ने उन्हें प्रदान किया। इस सम्मान की खासियत का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि श्री मोदी से पूर्व नाइजीरिया की ओर से यह सम्मान केवल एक विदेशी हस्ती ब्रिटेन की दिवंगत महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को ही 1969 में दिया गया है। इस सम्मान के लिए नाइजीरियाई सरकार और नाइजीरिया के नागरिकों को धन्यवाद देते हुए विनम्रता के साथ इसे 140 करोड़ भारतीयों तथा भारतीय नाइजीरिया मैत्री को उन्होंने समर्पित किया। प्रधानमंत्री श्री मोदी को विदेशी सरकारों की ओर से विगत 1 दशक में यह 16वां शीर्ष नागरिक सम्मान है। इनसे पूर्व सऊदी अरेबिया, अफगानिस्तान, फिलिस्तीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, मालदीव, बहराइन, अमेरिका, भूटान, पलाऊ गणराज्य, फिजी, पापुआ नई गिनी, मिस्र, फ्रांस व ग्रीस द्वारा अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से श्री मोदी को सम्मानित किया जा चुका है। 17 नवंबर को अबुजा में मेजबान राष्ट्रपति टिनुबू के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी भारतीय प्रधानमंत्री की हुई तथा भारतीय मूल के एक समुदाय को संबोधित भी उन्होंने किया। मेजबान राष्ट्रपति टिनुबू के साथ द्विपक्षीय वार्ता में नाइजीरिया को कृषि, परिवहन, औषधियाँ, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटल परिवर्तन में भारत के अनुभव की पेशकश प्रधानमंत्री श्री मोदी ने की। मेजबान राष्ट्रपति टिनुबू को उन्होंने बताया कि भारत नाइजीरिया के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी को उच्च प्राथमिकता देता है। दोनों नेताओं ने वैश्विक दक्षिण की ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। आतंकवाद, समुद्री डकैती और कट्टरपंथ जैसे चुनौतीपूर्ण मुद्दों के खिलाफ मिलकर लड़ने पर सहमति भी वार्ता में बनी। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री श्री मोदी ने यह घोषणा भी की कि हाल ही की बाढ़ से प्रभावित नाइजीरियाई लोगों की मदद के लिए 20 टन राहत सामग्री भारत द्वारा भेजी जा रही है। सांस्कृतिक आदान प्रदान, सीमा शुल्क में सहयोग तथा सर्वेक्षण सहयोग पर 3 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर की भी वार्ता के पश्चात किए गए। 17 नवंबर को ही बाद में श्री मोदी ब्राज़ील के लिए रवाना हो गए, जहां रियो डी जेनेरियो में 18 से 19 नवंबर को G20 के 19वें शिखर सम्मेलन में भागीदारी का उनका कार्यक्रम था। G20 की इस 19वीं शिखर सम्मेलन में ब्राज़ील व दक्षिण अफ्रीका के साथ भारत ट्राइका की भूमिका में था। ट्राइका से तात्पर्य मौजूदा अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष, आगामी अध्यक्ष की तिकड़ी से है। ब्राज़ील में रियो डी जेनेरियो में प्रधानमंत्री श्री मोदी का स्वागत वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हुआ। ब्राज़ीलियाई विद्वानों ने ही भारतीय पोशाकों पहनकर संस्कृत में वैदिक मंत्रोच्चार श्री मोदी के स्वागत में किए। G20 के शिखर सम्मेलन से पूर्व ही मेजबान राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा ने उनका स्वागत किया। रियो डी जेनेरियो में 18 से 19 नवंबर को G20 शिखर सम्मेलन में भागीदारी के अलावा विश्व के अनेक प्रमुख नेताओं के साथ भेंट के साथ साथ संक्षिप्त द्विपक्षीय वार्ता भी प्रधानमंत्री श्री मोदी की हुई। फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे व पुर्तगाल के प्रधानमंत्री व इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आदि इनमें शामिल थे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ 19 नवंबर को भारत ऑस्ट्रेलिया दूसरी शिखर बैठक भी उन्होंने संपन्न की। 3 देशों की इस यात्रा के तीसरे अंतिम चरण में कैरिबियाई देश गुआना की यात्रा का श्री मोदी का कार्यक्रम था। रियो डी जेनेरियो में 19 नवंबर को ही देर रात वहां गुआना पहुंच गए थे, जहां राजधानी जॉर्ज टाउन में हवाई अड्डे पर उनकी आगवानी स्वयं मेजबान राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली ने, प्रधानमंत्री ब्रिगेडियर जो सेवानिवृत्त हैं मार्क एंथनी व मंत्रिमंडल के वरिष्ठ
सदस्यों के साथ की। 56 वर्ष के अंतराल के पश्चात किसी भारतीय प्रधानमंत्री गुयाना की यह यात्रा थी। हवाई अड्डे से होटल पहुंचने पर उनकी अगवानी बारबाडोस के प्रधानमंत्री मियां अमोर मोटली तथा ग्रेनेडा के प्रधानमंत्री डिकॉन मिशेल ने भारतीय समुदाय के लोगों के साथ की। भारत गुयाना मैत्री को प्रदर्शित करते हुए जॉर्ज टाउन शहर की चाबी यानी की ऑफ द सिटी ऑफ जॉर्ज टाउन के मेयर ने श्री मोदी को इस अवसर पर भेंट की। जॉर्ज टाउन में 20 नवंबर को श्री मोदी ने दूसरे भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन इंडिया कैरिकॉम समिट की सह अध्यक्षता कैरिकॉम अध्यक्ष डिकॉन मिशेल ग्रेनेडा के प्रधानमंत्री के साथ की। गुयाना के राष्ट्रपति व ग्रेनेडा के प्रधानमंत्री के अलावा डोमिनिका के राष्ट्रपति व सूरीनाम के राष्ट्रपति ट्रिनिडाद टोबैगो, बारबाडोस, एंटीगुआ, बरमूडा, सेंट लूसिया, सेंट विंसेंट व बहामास के प्रधानमंत्री तथा बेलीज, जमैका व सेंट किट्स एवं नेविस के वित्त मंत्री इस शिखर सम्मेलन में उपस्थित थे। सम्मेलन को संबोधित करते हुए कैरिकॉम देशों के समक्ष चुनौतियों के संदर्भ में कृषि, खाद्य सुरक्षा, क्षमता निर्माण, समुद्री अर्थव्यवस्था, औषधि एवं स्वास्थ्य तथा खेल व संस्कृति सहित 7 विभिन्न क्षेत्रों में इन देशों की मदद का आह्वान श्री मोदी ने किया। ऐसा आगामी तीसरा भारतीय कैरिकॉम शिखर सम्मेलन भारत में करने की घोषणा श्री प्रधानमंत्री ने की। ऐसा शिखर सम्मेलन 2019 में न्यूयॉर्क में हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें ही है कि इससे पूर्व स्टेट हाउस में आयोजित एक समारोह में गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली ने प्रधानमंत्री श्री मोदी को अपने देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया। एक दूरदर्शी राजनेता के रूप में वैश्विक मंच पर विकासशील देशों के अधिकारों की रक्षा करने, वैश्विक समुदाय के लिए असाधारण सेवा करने तथा भारत गुयाना संबंधों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता के लिए श्री मोदी को यह सम्मान गुयाना ने प्रदान किया है। गुयाना के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले वह चौथे विदेशी नेता हैं। पुरस्कार ग्रहण करते हुए श्री मोदी ने इस सम्मान को भारत ने नागरिकों तथा भारत गुयाना के लोगों के बीच गहरे ऐतिहासिक संबंधों को समर्पित किया है। जॉर्ज टाउन प्रवास के दौरान सूरीनाम के राष्ट्रपति तथा बहामास, बारबाडोस, एंटीगुआ, बरमूडा व सेंट लूसिया के प्रधानमंत्रियों के साथ श्री मोदी की अलग अलग वार्ताएं हुई। इस शिखर सम्मेलन के दौरान ही डोमिनिका के राष्ट्रपति सिल्वेनी बर्टन ने भारतीय प्रधानमंत्री श्री मोदी को डोमिनिका का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। उन्हें यह सम्मान कोविड-19 द्वारा डोमिनिका को दिए गए समर्थन तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी मजबूत करने के प्रति उनके समर्पण के लिए डोमिनिका ने प्रदान किया। मेजबान गुयाना के राष्ट्रपति के साथ उनकी आधिकारिक द्विपक्षीय वार्ता स्टेट हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर के साथ स्वागत के बाद 20 नवंबर को ही हुई। ऊर्जा, रक्षा, व्यापार एवं निवेश, खाद्य सुरक्षा, बुनियादी ढांचे के विकास, क्षमता निर्माण तथा दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संपर्क सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा एवं बारबाडोस ने भी श्री मोदी को अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ द फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से सम्मानित करने की घोषणा की है। विस्तार की संभावनाओं पर चर्चा की गई। ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग व संवर्धन पर विशेष ध्यान वार्ता में दिया गया। आपसी हित के क्षेत्रीय व वैश्विक मुद्दों पर भी विचार का आदान प्रदान हुआ। विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के 10 समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर इस अवसर पर किए गए। कृषि, हाइड्रोकार्बन, सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम 2024 से 27, जन औषधि योजना व प्रसारण क्षेत्रों में संबंधित समझौता ज्ञापन इनमें शामिल थे। 5 दिन की अपनी इस यात्रा के अंतिम दिन 21 नवंबर को जॉर्ज टाउन में भारतीय मूल के लोगों के साथ एक कार्यक्रम में भेंट की। गुयाना के क्रिकेटर से वार्तालाप का भी उनका एक कार्यक्रम था। महात्मा गांधी की एक प्रतिमा पर श्रद्धांजलि उन्होंने अर्पित की तथा आर्य समाज स्मारक पर भी श्रद्धांजलि उन्होंने अर्पित की। इन व्यस्त कार्यक्रमों के पश्चात 22 नवंबर को वह वापस नई दिल्ली पहुँचे। अब आगे देखते हैं G20 का 19वां शिखर सम्मेलन ब्राजील में रियो डी जेनेरियो में संपन्न हुआ। इसे देखते हैं। तो वैश्विक अर्थव्यवस्था में संबंधित प्रमुख मुद्दों पर विचार के लिए गठित अंतर सरकारी मंच G20 का 19वां शिखर सम्मेलन ब्राजील में रियो डी जेनेरियो में 1819 नवंबर को संपन्न हुआ। यह पहला ही अवसर था जब इस समूह का शिखर सम्मेलन ब्राजील में हुआ। इससे पूर्व इसका पिछला 18वां शिखर सम्मेलन सितंबर 2023 में भारत में नई दिल्ली में हुआ था। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला डा सिल्वा की अध्यक्षता में संपन्न 19वें शिखर सम्मेलन के नीति वाक्य एक न्यायसंगत विश्व एवं टिकाऊ ग्रह का निर्माण, बिल्डिंग ए जस्ट वर्ल्ड एंड ए सस्टेनेबल प्लैनेट, ये नीति वाक्य था। इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, जो उस समय 3 देशों की यात्रा पर थे, नाइजीरिया से सीधे ही रियो डी जेनेरियो पहुंच गए थे। पूर्व अध्यक्ष होने के नाते वर्तमान अध्यक्ष ब्राजील व आगामी अध्यक्ष दक्षिण अफ्रीका के साथ भारत इस वर्ष G20 में ट्राइका की भूमिका में है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के अतिरिक्त G20 के अन्य सदस्य राष्ट्रों में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति युन सुक येओल, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलेई, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज, फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रोन, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, जर्मन चांसलर ओलाफ सोल्ज, मैक्सिको के राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबॉम पार्डो, उसके बाद है इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा, सऊदी अरेबिया के विदेश मंत्री फैजल बिन फरहान अल
100 तथा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति साइरिल रामाफोसा सम्मेलन में भाग लेने के लिए ब्राजील के रियो डी जेनेरियो पहुंचे थे। यूक्रेन मुद्दे के चलते रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन व्यक्तिगत रूप से सम्मेलन में उपस्थित नहीं थे तथा रूस का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने किया। समूह के 20वें सदस्य यूरोपीय संघ का प्रतिनिधित्व यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन व यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल ने किया, जबकि 21वें सदस्य अफ्रीकन संघ का प्रतिनिधित्व संघ के अध्यक्ष व मॉरिटानिया के राष्ट्रपति मोहम्मद ओलज गजौनी, ठीक है, मोहम्मद ओलद गजौनी ने किया। अन्य विशेष आमंत्रितों में स्पेन अस्थायी आमंत्रित के प्रधानमंत्री, मलेशिया के प्रधानमंत्री, नॉर्वे के प्रधानमंत्री, पुर्तगाल के प्रधानमंत्री, कतर के अमीर, तंजानिया के राष्ट्रपति, वियतनाम के प्रधानमंत्री आदि ने सम्मेलन में उपस्थिति दर्ज की। मिस्र के राष्ट्रपति, नाइजीरिया के राष्ट्रपति, सिंगापुर के प्रधानमंत्री व संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के अलावा अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष ने अपनी उपस्थिति सम्मेलन में दर्ज की। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रतिनिधियों में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस, विश्व व्यापार संगठन WTO के महानिदेशक नगोजी ओंकोजो इवेला आदि भी सम्मेलन में भाग लेने वालों में शामिल थे। सामाजिक समावेशन और भूख व गरीबी के विरुद्ध लड़ाई, ऊर्जा संक्रमण तथा सतत विकास तथा वैश्विक प्रशासनिक संस्थाओं में सुधार इस सम्मेलन में चर्चा के मुख्य मुद्दे थे। 18 नवंबर को उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए मेजबान अध्यक्ष लूला डी सिल्वा ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के अलावा भूख और गरीबी के विरुद्ध वैश्विक संगठन की अपनी पहल की आधिकारिक शुरुआत करते हुए बताया कि भूख ऐसी दुनिया में अस्वीकार्य है जहां प्रति वर्ष 400 मिलियन टन भोजन का उत्पादन होता है। उन्होंने बताया कि जो लोग लंबे समय से अदृश्य थे वे अब गठबंधन द्वारा समर्थित अंतर्राष्ट्रीय एजेंडों के केंद्र में होंगे। उनके भाषण के अन्य बिंदुओं में विकसित देशों से अधिक जवाबदेही की मांग तथा संयुक्त राष्ट्र में जलवायु परिवर्तन परिषद के गठन का प्रस्ताव आदि भी शामिल थे। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने सम्मेलन के सामाजिक समावेशन और भूख व गरीबी के विरुद्ध लड़ाई विषय पर आयोजित सत्र को संबोधित करते हुए ग्लोबल साउथ की खाद्य सुरक्षा व निर्धनता जनित समस्याओं पर फोकस किया। उन्होंने कहा कि सम्मेलन की यह चर्चा तभी सफल होगी जब हम ग्लोबल साउथ की चुनौतियों एवं प्राथमिकताओं को ध्यान में रखेंगे। भूख एवं गरीबी के विरुद्ध वैश्विक गठबंधन के लिए ब्राजील की पहल का उन्होंने समर्थन किया और कहा कि भारत न केवल खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है बल्कि पोषण पर भी विशेष ध्यान दे रहा है। उन्होंने बताया कि भारत विभिन्न देशों को खाद्य सामग्री भेजकर वैश्विक खाद्य सुरक्षा में भी योगदान दे रहा है। इसके साथ ही मूलभूत बातों की ओर लौटने पर भविष्य की ओर बढ़ने को भारत की सफलता का मुख्य कारण बताते हुए उन्होंने बताया कि भारत ने न केवल प्राकृतिक खेती व जैविक खेती पर विशेष ध्यान दिया है बल्कि नई प्रौद्योगिकी पर भी ध्यान केंद्रित किया है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के लिए गए जनता से जुड़े फैसले को ब्राज़ील की अध्यक्षता में आगे बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य दिल्ली में हुए 18वें शिखर सम्मेलन का थीम इस शिखर सम्मेलन में ही इतना ही प्रासंगिक है जितना कि पिछले वर्ष था। 19 नवंबर को सम्मेलन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनर्जी ट्रांजिशन सत्र का भी प्रधानमंत्री ने संबोधन किया। 2 दिनों तक चली चर्चाओं में शक्ति स्थापना, युद्धग्रस्त गाजा की स्थिति, वैश्विक तापमान में वृद्धि तथा अरबपतियों की ग्लोबल टैक्स लगाने के मुद्दे आदि शामिल थे। सम्मेलन में स्वीकार किए गए संयुक्त घोषणा पत्र में भूख से लड़ने के लिए एक वैश्विक समझौते तथा युद्धग्रस्त पश्चिमी एशिया व यूक्रेन में युद्ध की समाप्ति का आह्वान किया गया है। बिना दोषारोपण के युद्धों की निंदा और शांति का आह्वान रियो डी जेनेरियो घोषणा पत्र में किया गया है। फलस्तीनियों के आत्मनिर्णय के अधिकारों की पुष्टि करते हुए द्विराष्ट्र समाधान के लिए प्रतिबद्धता इसमें दोहराई गई है। वैश्विक तापमान में वृद्धि का मुकाबला करने के लिए जलवायु वित्त को सभी स्रोतों से अरबों से खरबों डॉलर तक बढ़ाने का आह्वान इसमें किया गया है। अरबपतियों पर ग्लोबल टैक्स का आह्वान भी इसमें शामिल है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों का आह्वान भी इसमें किया गया है। 19 नवंबर को सम्मेलन की समाप्ति पर G20 की अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा को लूला डा सिल्वा ने सौंप दी। समूह का आगामी 20वां शिखर सम्मेलन 2025 में दक्षिण अफ्रीका में होगा। तो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में, G20 शिखर सम्मेलन के बारे में। तो G20 के सदस्य देखें तो G20 के सदस्य कौन कौन देश हैं? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, याद रखें, ए से अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फिर फ्रांस, फिर जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरेबिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, ब्रिटेन व अमेरिका के अलावा यूरोपीय संघ और अफ्रीकी संघ इसमें शामिल है। G20 शिखर सम्मेलन में यूरोपीय संघ का प्रतिनिधित्व यूरोपीय आयोग व यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष द्वारा किया गया। याद रखेंगे G20 का शिखर सम्मेलन जो पहला हुआ था नवंबर 2008 में हुआ था वाशिंगटन DC, अमेरिका में, ठीक है। और देखें तो 2023 में 9 से 10 सितंबर 2023 में नई दिल्ली में यह संपन्न हुआ भारत में, ठीक है। उसके बाद है 18 से 19 नवंबर 2024 को रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में, जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, और 2025 में दक्षिण अफ्रीका में अभी यह प्रस्तावित है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि G20 में भारतीय प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति।
तो ब्राज़ील में रियो डी जेनेरियो में 18 से 19 नवंबर का प्रवास प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 3 देशों की यात्रा का दूसरा चरण था। रियो में प्रवास के दौरान अनेक वैश्विक नेताओं के साथ मुलाकातें व संक्षिप्त वार्ताएं भी उनकी हुई। इसमें मेजबान राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा के अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सर कीर स्टारमर, चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक फोंट, नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गाहर स्टोर, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलेई, पुर्तगाल के प्रधानमंत्री लुइस मोंटेनेग्रो, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो, इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी व ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज शामिल थे। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री के साथ मिलकर दूसरी भारत ऑस्ट्रेलिया शिखर बैठक भी उन्होंने संपन्न की, जिसमें द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश, ऊर्जा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, रक्षा एवं सुरक्षा, संसदीय सहयोग, शिक्षा, खेलकूद तथा बहुपक्षीय सहयोग संवर्धन पर विस्तृत वार्ता दोनों प्रधानमंत्रियों में संपन्न हुई। अगली तीसरी भारत ऑस्ट्रेलिया शिखर बैठक 2025 में होगी। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर व चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच भी एक द्विपक्षीय बैठक रियो में हुई, जिसमें सीमा विवाद सुलझाने के लिए आगे के कदमों के साथ साथ अन्य द्विपक्षीय मुद्दों पर भी वार्ता हुई। अब हम लोग देखते हैं कि जर्मनी के चांसलर ओलाफ सोल्ज की भारत यात्रा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर जर्मनी के चांसलर ओलाफ सोल्ज अपने उच्च स्तरीय मंत्रिमंडलीय सहयोगियों के साथ 24 से 26 अक्टूबर 2024 को भारत की यात्रा पर रहे। 3 दिन की उनकी इस यात्रा के उद्देश्यों में भारत जर्मनी अंतर सरकारी परामर्श 7वां, 7th इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशंस के 7वें दौर की बैठक व जर्मनी बिजनेस के 18वें एशिया प्रशांत सम्मेलन में भाग लेना था। ठीक है। 2021 में चांसलर बनने के पश्चात पिछले 1.5 वर्ष में जर्मन चांसलर सोल्ज की भारत की यह तीसरी यात्रा थी। इससे पूर्व फरवरी 2023 में द्विपक्षीय संबंधों के सिलसिले में तथा सितंबर 2023 में G20 शिखर सम्मेलन में भागीदारी के लिए नई दिल्ली वह आए थे। इस बार अंतर सरकारी वार्ता के कारण उनकी कैबिनेट के लगभग सभी प्रमुख इस यात्रा पर उनके साथ थे। अंतर सरकारी वार्ता एक ऐसी व्यवस्था है जिसके तहत दोनों पक्षों के सभी प्रमुख मंत्री महत्वपूर्ण विषय एवं दायित्व पर वार्ता में शामिल रहते हैं। भारत व जर्मनी के बीच यह द्विवार्षिक व्यवस्था 2011 में शुरू हुई थी तथा ऐसी पिछली 6ठी परामर्श वार्ता 2 मई 2022 को हुई थी। 7वें दौर की ताज़ा परामर्श वार्ता के लिए जर्मन चांसलर सोल्ज 24 अक्टूबर को रात्रि में नई दिल्ली पहुंच गए थे, जहां हवाई अड्डे पर उनकी आगवानी गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने की। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जर्मन चांसलर का स्वागत 7 लोक कल्याण मार्ग स्थित अपने आधिकारिक आवास पर 25 अक्टूबर को प्रातः किया था, जहां भारत जर्मन संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर द्विपक्षीय वार्ता भी दोनों नेताओं में हुई। सुरक्षा, व्यापार एवं क्लीन एनर्जी आदि क्षेत्रों में सहयोग वार्ता के मुद्दों में शामिल रहे। यूक्रेन व पश्चिमी एशिया में जारी संघर्षों पर चिंता व्यक्त करते हुए श्री मोदी ने पुनः दोहराया कि इन युद्धग्रस्त क्षेत्रों में शांति की बहाली के लिए भारत हर संभव योगदान देने को तैयार है। बाद में उसी दिन जर्मन व्यवसाय के 18वें एशिया प्रशांत सम्मेलन का उद्घाटन दोनों नेताओं ने होटल ताज पैलेस में किया। 12 वर्षों के अंतराल के पश्चात इस सम्मेलन का आयोजन भारत में हुआ। सम्मेलन में विदेशी निवेशकों के समक्ष भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति एवं मजबूत तस्वीर प्रस्तुत करते हुए भारतीय प्रधानमंत्री ने कहा कि निवेशकों और व्यवसायों के लिए भारत से बेहतर कोई और जगह नहीं हो सकती। विकास के 4 प्रमुख स्तंभ प्रतिभा, प्रौद्योगिकी, नवाचार और बुनियादी ढांचा सभी यहाँ मौजूद हैं। इन सभी को आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास आकांक्षी भारत यानी कि एस्पिरेशनल इंडिया AI की शक्ति है। इस प्रकार AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व एस्पिरेशनल इंडिया की संयुक्त शक्ति हमारे पास है। जर्मन बिजनेस के 18वें एशिया प्रशांत सम्मेलन 2024 में PM मोदी ने जोर दिया कि विदेशी निवेशकों के लिए भारत की विकास गाथा में भाग लेने, मेक इन इंडिया पहल में शामिल होने और मेक फॉर द वर्ल्ड में शामिल होने का यही सही समय है। जर्मन कंपनियों को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कौशल और प्रौद्योगिकी के लोकतंत्रीकरण पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, हरित हाइड्रोजन और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्र से जुड़े महत्वपूर्ण मिशन निवेश व सहयोग के मौके प्रदान कर रहे हैं। इस प्रकार निवेश के लिए आज भारत से बेहतर कोई जगह नहीं। उन्होंने कहा कि भारत की ग्रोथ स्टोरी से जुड़ने का यही सही समय है। उन्होंने कहा कि जब जर्मनी की इंजीनियरिंग और भारत का इनोवेशन मिलता है जब जर्मनी की टेक्नोलॉजी और भारत का टैलेंट मिलता है तब हिंद प्रशांत क्षेत्र के साथ साथ पूरी दुनिया का बेहतर भविष्य तय होता है। उन्होंने बताया कि भारत व जर्मनी रणनीतिक रिश्तों की 25वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और आने वाले 25 वर्षों में इन साझेदारी को नई ऊंचाई देने वाले हैं। इस अवसर पर सोल्ज ने भारत और यूरोपीय संघ के बीच जल्द से जल्द मुक्त व्यापार समझौता FTA पूरा करने की बात उठाई। 25 अक्टूबर को ही प्रधानमंत्री श्री मोदी और जर्मन ओलाफ सोल्ज ने नई दिल्ली में भारत जर्मनी अंतर सरकारी परामर्श के 7वें दौर की सह अध्यक्षता की। वार्ता में भारत की ओर से रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, श्रम एवं रोजगार मंत्री, विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री तथा कौशल विकास मंत्री इस वार्ता में जहां भारत की ओर से शामिल थे, वहीं जर्मनी की ओर से भी ऐसे ही वरिष्ठ मंत्री
मंत्रीगण इसमें शामिल रहे। नवाचार, गतिशीलता और स्थायित्व के साथ आपस में मिलकर विकास करना के आदर्श वाक्य यानी कि ग्रोइंग टुगेदर विथ इनोवेशन, मोबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी के आदर्श वाक्य के साथ 7वीं IGC, ठीक है, ने प्रौद्योगिकी और नवाचार, श्रम और प्रतिभा, प्रवास एवं गतिशीलता, जलवायु कार्यवाही, हरित और सतत विकास के साथ साथ आर्थिक रक्षा व रणनीतिक सहयोग पर विशेष जोर दिया। G4 के सदस्यों के रूप में भारत व जर्मनी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता पर दोनों पक्ष सहमत रहे। यूक्रेन में लंबे समय से चल रहे युद्ध पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए संघर्ष के संदर्भ में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल धमकी को दोनों पक्षों ने अस्वीकार्य बताया। सभी रूपों में अभिव्यक्तियों में आतंकवाद व हिंसक उग्रवाद की निंदा जहां वार्ता के बाद जारी साझा बयान में किया गया, वहीं अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप स्थायी शांति की आवश्यकता को दोहराया गया। उच्च स्तरीय विचार विमर्श एवं वार्ता के पश्चात 18 विभिन्न दस्तावेजों पर हस्ताक्षर 7वें IGC के दौरान किए गए, जबकि पारस्परिक सहयोग की 7 अन्य साझा घोषणाएं की गई। जर्मन बिजनेस के 18वें एशिया प्रशांत सम्मेलन का आयोजन संबंधित निर्णय भी वार्ता में लिए गए। हस्ताक्षरित 18 दस्तावेजों में नवाचार और प्रौद्योगिकी पर रोड मैप, ग्रीन हाइड्रोजन रोड मैप, श्रम एवं रोजगार संबंधी संयुक्त घोषणा, शिक्षा, कौशल विकास तथा व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण के क्षेत्र में सहयोग के समझौते ज्ञापन शामिल है। उल्लेखनीय है कि जर्मनी यूरोप में भारत के सर्वाधिक महत्वपूर्ण साझेदारों में से एक है। दोनों देशों के बीच वर्ष 2000 से ही रणनीतिक साझेदारी है, जो 2011 में अंतर सरकारी परामर्श शुरू होने के पश्चात और भी मजबूत हुई है। जर्मनी की ऐसी परामर्श व्यवस्था कुछ ही देशों के साथ है। भारत के साथ संबंधों में मजबूती लाने के लिए जर्मन कैबिनेट ने फोकस ऑन इंडिया नाम से एक दस्तावेज भी हाल ही में स्वीकार किया है। 25 अक्टूबर को नई दिल्ली में इन कार्यक्रमों के पश्चात जर्मन चांसलर सोल्ज अगले दिन प्रातः गोवा रवाना हो गए, जहां वास्को में बिट्स पिलानी के छात्रों के तथा मोर्मुगाओ बंदरगाह पर डॉक किए हुए जर्मन युद्धपोत बाडेन वुर्टेमबर्ग का दौरा उन्होंने स्वदेश वापसी से पहले किया। तो अब देखते हैं कि जर्मनी चांसलर के भारत यात्रा के पश्चात स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज की भारत यात्रा। जर्मनी के चांसलर ओलाफ सोल्ज की भारत यात्रा के एक सप्ताह के भीतर ही यूरोप के एक अन्य महत्वपूर्ण देश स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज ने अपने मंत्रिमंडलीय सहयोगी व उच्च स्तरीय अधिकारियों व वाणिज्यिक प्रतिनिधिमंडल के साथ सपत्नीक भारत की यात्रा 28-29 अक्टूबर 2024 को की। प्रधानमंत्री श्री मोदी के साथ स्पेनिश राष्ट्रपति सांचेज की कई मुलाकातें यद्यपि विभिन्न बहुपक्षीय आयोजनों में हो चुकी थी, राष्ट्रपति के रूप में सांचेज की भारत की यह पहली यात्रा थी। वैसे 18 वर्ष के अंतराल के पश्चात किसी स्पेनिश राष्ट्रपति की भारत की यह यात्रा थी। भारत की ओर से प्रधानमंत्री श्री मोदी ने स्पेन की यात्रा 2017 में की थी। स्पेनिश राष्ट्रपति ने भारत की इस आधिकारिक यात्रा की जो शुरुआत है 28 अक्टूबर को गुजरात में बड़ोदरा से, जहां उनका रोड शो के साथ भव्य सांस्कृतिक स्वागत किया गया। अगले दिन 29 अक्टूबर को मुंबई में उद्योग, व्यापार, संस्कृति एवं फिल्मोद्योग के प्रतिनिधियों से मिलने के उनके कार्यक्रम थे। बड़ोदरा में C-295 सैन्य परिवहन विमानों के निर्माण के लिए भारत की टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड व स्पेन की एयरबस के टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन स्पेन के राष्ट्रपति सांचेज के साथ मिलकर प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त रूप से किया। सैन्य परिवहन विमानों के देश में ही उत्पादन की यह पहली परियोजना है। इस परियोजना के तहत 56 ऐसे विमानों की आपूर्ति की जाएगी। इसमें से 16 विमानों की आपूर्ति एयरबस द्वारा स्पेन से की जाती है। इनमें से 6 विमान अक्टूबर 2024 तक भारत को प्राप्त हो चुके हैं। शेष 40 विमानों को बड़ोदरा स्थित इस संयंत्र में बनाया जाएगा। 56 C-295 विमानों के लिए 21,935 करोड़ रुपए के सौदे के लिए दोनों देशों के बीच सितंबर 2021 में स्पेन में हस्ताक्षर हुए थे। स्वदेशी उत्पादन के लिए बड़ोदरा में असेंबली लाइन संयंत्र के उद्घाटन के बाद टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर ने कहा कि उनकी कंपनी पहले स्वदेश निर्मित C-295 विमान की आपूर्ति ठीक 2 वर्ष के बाद कर देगी, जबकि शेष सभी 39 विमानों की आपूर्ति अगस्त 2031 तक होगी। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने उद्घाटन के अवसर पर कहा कि बड़ोदरा में सैन्य विमान निर्माण में से मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड मिशन को मजबूती मिलेगी, जबकि स्पेन के राष्ट्रपति ने कहा कि एयरबस व टाटा के बीच यह साझेदारी भारतीय एरोस्पेस उद्योग को बढ़ावा देने के साथ साथ अन्य यूरोपीय कंपनी के आगमन के लिए नए मार्ग खोलेगी। बाद में बड़ोदरा लक्ष्मी विलास पैलेस में ही संपन्न द्विपक्षीय वार्ता में दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच मधुर एवं सौहार्दपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। भारत में कार्यरत लगभग 230 स्पेनिश कंपनियों के कार्यों के माध्यम से मेक इन इंडिया पहल के प्रति स्पेन की प्रतिबद्धता पर मेहमान राष्ट्रपति ने प्रकाश डाला। आर्थिक सहयोग के लिए दोनों देशों के संयुक्त आयोग के 2023 में हुए 12वें सत्र में हुई प्रगति की समीक्षा के पश्चात 2025 की शुरुआत में ही स्पेन में JCEC के आगामी 13वें सत्र के आयोजन के लिए सहमति दोनों पक्षों ने व्यक्त की। आर्थिक संबंधों को गहरा करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा व परमाणु ऊर्जा, खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य सेवाएं व रेलगाड़ियाँ, बंदरगाह परिवहन नेटवर्क प्रबंधन जैसे टिकाऊ बुनियादी ढांचों जैसे क्षेत्रों में रणनीतिक सहयोग
में रुचि दोनों नेताओं ने व्यक्त की। दोनों देशों के गहरे संबंधों के परिप्रेक्ष्य में वर्ष 2026 के संस्कृति, पर्यटन व कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्रों में भारत व स्पेन का वर्ष ईयर ऑफ इंडिया एंड स्पेन इन कल्चर, टूरिज्म एंड एआई बनाने की सहमति दोनों नेताओं ने व्यक्त की है। आपसी वाणिज्यिक संबंधों के विस्तार के लिए बार्सिलोना में भारत के पहले महावाणिज्य दूतावास के संचालन तथा बेंगलुरु में महावाणिज्य दूतावास खोलने के स्पेन के विषय का दोनों पक्षों में स्वागत किया। 2028-29 की अवधि के लिए सुरक्षा परिषद की सदस्यता के लिए भारत की उम्मीदवारी तथा 2031-32 की अवधि के लिए स्पेन की उम्मीदवारी का दोनों पक्षों ने एक दूसरे के लिए समर्थन व्यक्त किया। स्पेन ने 2022 में शुरू किए गए अंतर्राष्ट्रीय सूखा लचीलापन गठबंधन इंटरनेशनल ड्राउट रेजिलियंस अलायंस IDRA में शामिल होने के लिए भारत को आमंत्रित किया। आतंकवाद व हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों व अभिव्यक्तियों की निंदा करते हुए अंतर्राष्ट्रीय शांति व स्थिरता के लिए गंभीर खतरा इन्हें दोनों पक्षों ने बताया तथा सभी आतंकवादी हमलों के अपराधियों को न्याय कटघरे में लाने का आह्वान दोनों पक्षों ने किया। हिंद प्रशांत क्षेत्र की स्थिति के साथ ही यूक्रेन युद्ध और पश्चिमी एशिया की हालत पर भी चर्चा हुई। यूक्रेन को लेकर स्पेन ने भारत की नीति का समर्थन किया और कहा कि कूटनीति व वार्ता से ही इस विवाद का समाधान होना चाहिए। पिछले वर्ष 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए आतंकवादी हमलों की निंदा करते हुए गाजा में मौजूद मानवीय संकट को दोनों नेताओं ने अस्वीकार्य बताया। लेबनान में हिंसा व ब्लू लाइन पर सुरक्षा स्थिति पर चिंता दोहराते हुए सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1701 के पूर्ण कार्यान्वयन के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि दोनों नेताओं ने की। साथ ही फलस्तीन व इजराइल विवाद के अस्थायी समाधान के लिए दो राष्ट्रों के सिद्धांत का समर्थन किया। अगले दिन स्वदेश वापसी से पहले भारत स्पेन CEO फोरम तथा भारत स्पेन बिजनेस सम्मेलन को संबोधन के स्पेनिश राष्ट्रपति कार्यक्रम थे, जिनमें दोनों देशों में व्यापार एवं निवेश संवर्धन का आह्वान उन्होंने उद्यमियों से किया। अब हम लोग देख लेते हैं राष्ट्रमंडल राष्ट्रों का प्रमुख का 27वां सम्मेलन चोगम का समोआ में संपन्न हुआ। इसे देखते हैं। तो राष्ट्रमंडल देशों का शासन प्रमुख का 27वां शिखर सम्मेलन चोगम यानी कि कॉमनवेल्थ हेड ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग 2024 समोआ में तो ये 2024 में हुआ 25 से 26 अक्टूबर को। ठीक है। वर्ष 2022 में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के पश्चात राष्ट्रमंडल की यह पहली ही शिखर बैठक थी, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रमंडल के नए प्रमुख के रूप में किंग्स चार्ल्स तृतीय ने की। यह भी पहला ही अवसर था जब राष्ट्रमंडल सदस्यों के प्रमुखों की मीटिंग प्रशांत क्षेत्र के छोटे से द्वीपीय राष्ट्र समोआ में हुई। समूह का पिछला 26वां शिखर सम्मेलन रवांडा में हुआ था जून 2022 में। समोआ की राजधानी आपिया में संपन्न 27वें शिखर सम्मेलन की थीम थी वन रेजिलियंट कॉमन फ्यूचर ट्रांसफॉर्मिंग आवर कॉमनवेल्थ। ये सम्मेलन की थीम थी। जलवायु परिवर्तन का छोटे राष्ट्रों पर प्रभाव सम्मेलन में चर्चा के विषयों का मुख्य था। इसके अतिरिक्त राष्ट्रमंडल के लिए नए महासचिव का चुनाव भी किया जाना था। समुद्र के उठते तल से छोटे द्वीपीय राष्ट्रों की सुरक्षा के लिए आपिया राष्ट्रमंडल घोषणा पत्र सम्मेलन में स्वीकार किया गया। नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए ऑस्ट्रेलिया व ब्रिटेन के बीच एक क्लाइमेट एंड एनर्जी पार्टनरशिप के लिए सहमति सम्मेलन में बनी। गुलामी का शिकार रहे पीड़ितों व उनके वंशजों के लिए कुछ लाभ उपलब्ध कराने की बात जमैका के प्रधानमंत्री ने इस सम्मेलन में उठाने की मांग जो है सम्मेलन में पहले ही उठाई थी, किंतु ब्रिटेन ने ऐसे किसी प्रस्ताव को विचारार्थ स्वीकार नहीं किया था। घाना, गाम्बिया व लेसोथो से 3 प्रत्याशी राष्ट्रमंडल के नए महासचिव पद हेतु दावेदार थे। घाना के विदेश मंत्री सिरले अयोरकर बोचवे जो है अंततः इस पद के हेतु 26 अक्टूबर को चुना गया। राष्ट्रमंडल के 56 सदस्य देशों में से अधिकांश देशों के शासन प्रमुख राष्ट्र प्रमुख 2 दिन चले इस शिखर सम्मेलन में उपस्थित थे, किंतु ब्रिक्स के 16वें शिखर सम्मेलन के 7 तिथियों में टकराव के कारण भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी व दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति साइरिल रामाफोसा राष्ट्रमंडल के समोआ सम्मेलन में उपस्थित नहीं हुए। इन दोनों नेताओं ने ब्रिक्स को अधिक महत्व देते हुए 22 से 24 अक्टूबर को रूस के कजान में हुए 16वें ब्रिक्स सम्मेलन को उपस्थिति दर्ज की। ठीक है। 25 से 26 अक्टूबर को उपस्थित दर्ज की। इसके बाद है समोआ के शिखर सम्मेलन में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व संसदीय मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने किया। आंतरिक राजनीतिक अस्थिरता के कारण कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भी राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं हुए थे। ठीक है। राष्ट्रमंडल का आगामी 28वां द्विवार्षिक शिखर सम्मेलन एंटीगुआ और बारबुडा की राजधानी सेंट जॉन्स में होगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि राष्ट्रमंडल के 56 सदस्य राष्ट्र कौन कौन से हैं। तो एंटीगुआ, बारबुडा, ऑस्ट्रेलिया, बहामास, बांग्लादेश, बारबाडोस, बेलीज, बोत्सवाना, ब्रुनेई, कैमरून, कनाडा, साइप्रस, डोमिनिका, एस्वातिनी जिसको स्वाजीलैंड भी कहा जाता है, फिजी, गाम्बिया, घाना, ग्रेनाडा, गुआना, भारत, जमैका, केन्या, किरिबाती, लेसोथो, मलावी, मलेशिया, मालदीव, माल्टा, मॉरिशस, मोजाम्बिक, नामीबिया, नाउरू, न्यूजीलैंड, नाइजीरिया, पाकिस्तान, पपुआ न्यू गिनी, रवांडा, सेंट किट्स और नेविस, सेंट लूसिया, सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस, समोआ, सेशेल्स, सियरा लियोन, सिंगापुर, सोलोमन द्वीप समूह, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, तंजानिया,
टोंगा, त्रिनाड टोबैगो, तुवालू, युगांडा, यूनाइटेड किंगडम, वानुअतु और जाम्बिया। ठीक है, ये है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 7वां सत्र नई दिल्ली में संपन्न हुआ। जलवायु परिवर्तन के एक अस्थायी समाधान के रूप में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भारत व फ्रांस की पहल पर पेरिस में 2015 में COP21 शिखर सम्मेलन के दौरान शुरू किए गए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 7वां सत्र 3 से 6 नवंबर 2024 को नई दिल्ली में संपन्न हुआ। 120 हस्ताक्षरकर्ता देशों वाले ISA, जिनमें से 104 इसके लिए अनुसमर्थन कर चुके हैं, जिसमें से 104 इसके लिए अनुसमर्थन कर चुके हैं। यह सत्र अपने सदस्य देशों, विशेषतः सीमित ऊर्जा पहुंच वाले क्षेत्रों में सौर ऊर्जा के परिनियोजन में तेजी लाने पर केंद्रित था। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री प्रहलाद जोशी ने सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में बताया कि वर्ष 2024 में वैश्विक सोलर सेक्टर में $500 अरब का नया निवेश होने जा रहा है, जबकि पिछले वर्ष 2023 में यह निवेश $393 अरब था। वर्ष 2030 तक इस सेक्टर में सालाना निवेश $1000 अरब के निवेश का है। श्री जोशी ने बताया कि सोलर सेक्टर में निवेश में वृद्धि के साथ साथ इस क्षेत्र में उत्पादित ऊर्जा की लागत भी कम होती जा रही है। इस परिप्रेक्ष्य में सौर ऊर्जा परियोजनाओं में सहायता प्रदान करने के लिए वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण पहलों, कार्यक्रमों एवं वित्त पोषण योजनाओं पर चर्चा इस सत्र के दौरान की गई। ISA असेंबली के नियमों के तहत 2024 से 26 के लिए अध्यक्ष, सह अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव भी सत्र में किया गया। भारत को सर्वसम्मति से अध्यक्ष जहाँ चुना गया, वहीं फ्रांस ने ग्रेनेडा को हराकर सह अध्यक्षता हासिल की। उल्लेखनीय है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का लक्ष्य 2030 तक 1000 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित करना है। इससे वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी और 1000 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड की सालाना कमी आएगी। इसके लिए सदस्य कृषि, स्वास्थ्य, परिवहन व विद्युत उत्पादन जैसे क्षेत्रों में सोलर ऊर्जा को बढ़ावा देकर उपयुक्त नीतियाँ बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अभी अमेरिका में पढ़ने वाले विदेशी छात्रों में भारतीय छात्रों की संख्या सबसे ज़्यादा है, अमेरिकी संस्था की रिपोर्ट है। तो अमेरिका में पढ़ने वाले भारतीय विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि का सिलसिला जारी है। इस स्थिति के चलते वर्तमान में वहाँ विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं पाठ्यक्रमों के अध्ययन करने वाले विदेशी विद्यार्थियों में अब सर्वाधिक 29% हिस्सेदारी भारतीय छात्रों की ही है। अमेरिका के इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन द्वारा नवंबर 2024 को प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में शैक्षणिक वर्ष में अमेरिका में पढ़ रहे विदेशी छात्रों की संख्या 11,26,290 थी, जिसमें भारतीय छात्रों की संख्या 3,31,602 थी। 2,77,398 छात्रों के साथ चीन का इस मामले में दूसरा स्थान था। अमेरिकी दूतावास द्वारा साझा की गई इस रिपोर्ट विगत 15 वर्षों में पहली बार भारत अमेरिका में सबसे ज़्यादा विदेशी छात्र भेजने वाला देश 2023-24 में बना है। ठीक है, तो ये दिया गया है डाटा, आप देख ले। भारत के छात्रों की संख्या कितनी है अमेरिका में, तो 3,31,602, चीन की 2,77,398, दक्षिण कोरिया के 43,149 विद्यार्थी हैं, कनाडा के 28,998 विद्यार्थी हैं, ताइवान के 23,757 विद्यार्थी हैं। तो इस मामले में भारत अग्रणी है। संदर्भित रिपोर्ट के अनुसार पूर्व वर्ष 2022-23 व इससे पूर्व चीन के छात्रों की संख्या ही अमेरिका में सर्वाधिक थी। 2023-24 में वहां भारतीय छात्रों की संख्या में 23% की वृद्धि हुई। इस वर्ष भारतीय छात्रों की संख्या वहां 2,68,993 थी। इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन द्वारा प्रकाशित इस ओपन डोर्स रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में अमेरिका में पढ़ने वाले 3,31,602 भारतीय छात्रों में 1,96,567 जो है छात्र स्नातकोत्तर व PhD स्तर के थे, जबकि स्नातक छात्रों की संख्या 36,053 थी। अब आगे बढ़ते हैं। जलवायु परिवर्तन पर 29वां संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन COP29 अजरबैजान में बाकू में संपन्न हुआ। तो जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से निपटने के लिए यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज यानी कि UNFCCC में शामिल लगभग 200 देशों का 29वां वार्षिक सम्मेलन COP29 11 से 22 नवंबर 2024 को अजरबैजान बाकू में संपन्न हुआ। लगभग 200 देशों के प्रतिनिधियों, जलवायु वैज्ञानिकों, वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधियों, पत्रकारों व हितधारकों ने इस संयुक्त राष्ट्र 29वें जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में भाग लिया। सम्मेलन में 19 सदस्यीय भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व केंद्रीय पर्यावरण और वन राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने किया। अजरबैजान के पारिस्थितिकी एवं प्राकृतिक संसाधन मंत्री मुख्तार बायाएव की अध्यक्षता में संपन्न इस सम्मेलन में मुख्य मुद्दा नए जलवायु वित्त लक्ष्य पर सहमति बनाने का था। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विकसित राष्ट्रों द्वारा अल्प विकसित छोटे द्वीपीयों व गरीब देशों को $100 अरब प्रतिवर्ष प्रदान करने का लक्ष्य 2009 में निर्धारित किया गया था। यह लक्ष्य अब 2025 में समाप्त हो रहा है। लंबे विचार विमर्श तथा विकसित एवं विकासशील देशों में बहस के पश्चात 2035 तक $300 अरब की सालाना मदद का लक्ष्य COP29 में निर्धारित हुआ।
11 नवंबर को सम्मेलन का उद्घाटन समारोह मेजबान अजरबैजान में जलवायु परिवर्तन से निपटने व अनुकूलन में मदद के लिए विकासशील देशों के लिए नए जलवायु वित्त लक्ष्य पर सहमत होने का आह्वान सभी देशों से किया गया था। COP29 के अध्यक्ष मुख्तार बायाएब ने कहा कि वर्तमान नीतियां विश्व को 3 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वृद्धि की ओर ले जा रही है। पेरिस समझौते का लक्ष्य वैश्विक तापमान में वृद्धि को औद्योगिकरण पूर्व अवस्था से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने का था। उन्होंने कहा कि तापमान में यह वृद्धि पृथ्वी को अरबों लोगों के लिए विनाशकारी होगा। उन्होंने जोर दिया कि COP29 की सर्वोच्च प्राथमिकता 2009 में सहमत प्रति वर्ष $100 अरब के पिछले लक्ष्य को बदलने के लिए एक निष्पक्ष न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल NCQG पर आम सहमति बनानी है। सम्मेलन में भाग ले रहे देशों ने कार्बन क्रेडिट गुणवत्ता मानकों को आगे बढ़ाते हुए ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करने वाली परियोजनाओं को वित्त पोषित करने की आवश्यकता पर बल दिया। कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए कार्बन सीमा कर जैसे एक तरफा उपायों को शामिल किए जाने के यूरोपीय संघ व अन्य समृद्ध देशों के प्रयास का चीन, भारत व अन्य विकासशील देशों ने कड़ा विरोध किया। कार्बन उत्सर्जन के मामले में कटौती के लिए भारत की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए राष्ट्रीय वक्तव्य में भारत के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि अतीत में ग्लोबल नॉर्थ के उच्च कार्बन उत्सर्जन विकास पथों ने ग्लोबल साउथ के लिए बहुत कम कार्बन स्पेस छोड़ा है। तथापि सतत विकास व गरीबी उन्मूलन की प्राथमिक जरूरतों को पूरा करने के लिए विकास के पथ में समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने बल देकर कहा कि समस्या में योगदान न देने के बावजूद हम ग्लोबल साउथ में एक और जलवायु क्रियाओं के लिए भारी वित्तीय बोझ उठा रहे हैं तथा दूसरी ओर जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाले नुकसान उठा रहे हैं। इस प्रकार ये हमारी विकासात्मक जरूरतों को पूरा करने में क्षमता को गंभीर रूप से सीमित कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन की दिशा में भारत की पहलों का उल्लेख भी भारतीय मंत्री ने किया और बताया कि उत्सर्जन तीव्रता में कमी तथा गैर जीवाश्म आधारित स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता को NDP लक्ष्यों को 2030 से बहुत पहले ही हमने प्राप्त कर लिया है। सम्मेलन में अपने संबोधन में संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन कार्यकारी सचिव साइमन स्टील ने जोर देते हुए कहा कि जलवायु परिवर्तन विश्व भर के लोगों की जिंदगियों पर असर डाल रही है, लागत बढ़ रहा है, अर्थव्यवस्थाओं को खतरे में डाल रहा है तथा अस्थिरता पैदा कर रहा है। इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि जलवायु वित्त लक्ष्य NCQG हासिल करने तथा कार्बन बाजारों पर कड़ा रुख अपनाने की आवश्यकता है। 12 दिनों की चर्चाओं, प्रतिवेदनों एवं बहस के बाद अमीर देशों ने जहां $250 अरब प्रतिवर्ष के लिए सहमति दी, वहीं गरीब देशों के वार्ताकारों का दबाव $500 अरब की मदद के लिए था। 2 दिन तक चली बहस व बहिष्कार आदि के बाद अंततः स्वीकार किया गया कि जलवायु वित्त मसौदे पर 2035 तक सालाना 300 अरब डॉलर प्रदान करने का वायदा किया गया। यह राशि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, नॉर्वे, कनाडा, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड और यूरोपीय संघ को देनी होगी। $300 अरब के NCQG को भारत ने स्वीकार नहीं किया। COP29 में भारत के वार्ताकार चांदनी रैना, आर्थिक मामलों के विभाग सलाहकार, और $300 अरब के मामूली जलवायु वित्त पैकेज को पूरी तरह से खारिज करते हुए कहा कि COP29 अध्यक्ष तथा संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन कार्यालय ने उन्हें अपनी आपत्तियों को व्यक्त करने का अवसर दिए बिना इस मसौदे को जबरन पारित कर दिया। पारित किए गए मसौदे में 2035 तक $1.3 ट्रिलियन जुटाने की बात भी कही गई है, किंतु इसमें केवल विकसित देशों पर ही जिम्मेदारी नहीं डाली गई है, बल्कि सार्वजनिक व निजी सहित सभी से इस स्तर तक पहुंचने के लिए एक साथ काम करने का आह्वान किया है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन पर आगामी 30वां जो सम्मेलन होगा COP30 अगले वर्ष 2025 में बेलेम, ब्राज़ील में होगा। ठीक है, बेलेम, ब्राज़ील में होगा। भारत द्वारा आपत्ति उठाने के पश्चात अन्य विकासशील देशों ने भी समझौते के मसौदे को खारिज किया है। आगे देखते हैं कि नेपाल यात्रा के दौरान भारतीय थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी को नेपाली सेना के जनरल की मानद रैंक प्राप्त हुई है। तो नेपाल के साथ सैन्य सहयोग में संवर्धन तथा दोनों सेनाओं के बीच सहयोग के नए पहलुओं को चर्चा के लिए भारत के थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने 20 से 24 नवंबर को नेपाल की यात्रा की। अपने नेपाली समकक्ष जनरल अशोक राज सिग्देल के अतिरिक्त राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल और प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली व रक्षा मंत्री मनबीर राय भी उनकी वार्ताएं हुई। नेपाल के राष्ट्रपति श्री पौडेल ने 21 नवंबर को राष्ट्रपति भवन में एक विशेष समारोह में भारतीय सेना प्रमुख जनरल द्विवेदी को नेपाल सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया। नेपाल और भारत के एक दूसरे के सेना प्रमुखों को मानद रैंक की उपाधि से सम्मानित करने की परंपरा रही है। नेपाली सेना के प्रमुख जनरल प्रभुराम शर्मा 3 दिन के लिए नवंबर 2021 में भारत आए थे। तब भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक प्रदान की थी। 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे जनरल द्विवेदी अपने नेपाली समकक्ष जनरल अशोक सिग्देल के निमंत्रण पर 5 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर नेपाल पहुंचे थे। द्विवेदी ने काठमांडू में नेपाल के सैन्य मुख्यालय में सिग्देल से मुलाकात की। इस दौरान सैन्य संबंधों को आगे बढ़ाने पर चर्चा की गई। तो इस प्रकार हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय जो घटनाक्रम है जनवरी अंक का ये पत्रकार दर्पण से हम लोगों ने पूरा कर लिया। तो मिलते हैं अब आर्थिक परिदृश्य वाले यानी कि आर्थिक घटनाक्रम हम लोग पढ़ेंगे।